जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग लास्ट वीडियो में वायुमंडल का चैप्टर पढ़े थे, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में थोड़ा लाइट इशू होने के कारण मुझे वीडियो बीच में रोकनी पड़ गई थी। आज उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, लॉकडाउन, अच्छा एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। लॉकडाउन का समय चल रहा है, ठीक है, तो उस कारण मैं भी अभी गांव में हूँ और गांव में थोड़ा संसाधनों का अभाव होने के कारण कुछ समस्याएं आती हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा अवॉइड करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम मुझे कुछ बच्चे बता रहे थे, माइक नहीं है और इस समय मिल भी नहीं पाएगा, तो इसी के साथ हम लोग को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई नहीं, जैसे कि वो सब चीजें सामान्य होती हैं, मैं कोशिश करूंगा कि फिर से इसको और बेहतर किया जाए। ठीक है, फिलहाल आपके लिए मैं थोड़ा सा जारी करता हूँ उसी चैप्टर को आगे। ठीक है, तो हम लोग वायुमंडल को पढ़ रहे थे और वायुमंडल को हम लोगों ने जो देखा था वो कुछ इस तरीके से देखा था। आपको मैंने बताया था कि वायुमंडल होता क्या है, तो बताया था कि वायुमंडल में यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का आवरण क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का जो आवरण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। और वायुमंडल में मैंने बताया था केवल गैसें ही नहीं होती, गैसों के अलावा, जैसे वायुमंडल है ये आपका, जिसमें आपको गैसें मिलेंगी, गैसों के अलावा जलवाष्प मिलेगा, गैसें होती हैं, जलवाष्प होती हैं और धूल कण होते हैं। ठीक है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था गैसें जो हैं उसमें मेजर जो मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर आर्गन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहती है। इनकी प्रतिशतता मैंने आपको बताई थी। इसको पहले 78 मानते थे, अब 78.1% मानते हैं। इसको पहले 21 मानते थे, अब 20.9 इसको कंसिडर करते हैं। आर्गन को पहले आर्गन को इतना ही माना था 0.93% और ये 0.03%। बाकी जो है वो बाकी सब अन्य गैसें में आती हैं। ठीक है, और छोटी छोटी मात्रा उनकी है, हम लोगों को उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मेजर गैसें हैं, इन्हीं को पूछता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन मैंने बताया था हमें वायुदाब का अनुभव कराती है और प्राणियों की वृद्धि में सहायक है। उर्वरकों में भी नाइट्रोजन का यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्सीजन की बात करें, इसको बोलते हैं जीवन रक्षक गैस, इसको बोला जाता है, सांस लेने में सहायक है, सांस लेने में यूज में आती है। ठीक है, उसके अलावा आग जलाने में सहायक रहती है, ये मैंने आपको बताया था। आर्गन अकेरिया गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा प्रभाव जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में देख रहे थे। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायक है, ऑक्सीजन जलाने में, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायक। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके थे, यानी कि हम गैसों वाली चीजों को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम जलवाष्प और धूल कण को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जलवाष्प का प्रभाव क्या होता है और धूल कणों का प्रभाव क्या होता है। चलिए, तो जलवाष्प को समझते हैं। जलवाष्प हमारे वायुमंडल में किस तरीके से इफेक्ट करती है या उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, चलिए तो जलवाष्प की बात करते हैं। वाटर वेपर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ठीक है, जलवाष्प देखिए बनती कैसे है। हमारे अगर आप देखें पृथ्वी पर 2 तरीके की बॉडी होती हैं। ठीक है, एक स्थल वाली या जिसको आप स्थलमंडल बोलते हैं, ठीक है, और एक जल वाली बॉडी जिसको आप जलमंडल बोलते हैं। पृथ्वी के 71% भाग पर पृथ्वी के 71% भाग पे तो जल है और 29% भाग पर स्थल है। जल वाले भाग में आपको 5 महासागर पढ़ने को मिलेंगे और स्थल वाले भाग पर आपको 7 महाद्वीप पढ़ने को मिलेंगे। महाद्वीप, द्वीप आप एक पढ़ेंगे, छोटा सा जमीनी क्षेत्र चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, द्वीप बोलते हैं। जैसे आप श्रीलंका को देखते हैं, वो एक द्वीपीय देश है। भारत के पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह आते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे उनको। तो एक जमीनी क्षेत्र छोटा सा जो पानी से घिरा हुआ द्वीप, और महाद्वीप होता है एक बहुत बड़ा जमीनी क्षेत्र जिसपे बहुत सारे देश निवास करते हो, पानी से लगभग चारों ओर से घिरा हुआ हो, उसको महाद्वीप बोलते हैं। हालांकि एशिया और यूरोप में थोड़ा कंफ्यूजन है, उसके बारे में भी कभी बात करेंगे। ठीक है, और उसको यूरेशिया बोल देते हैं इसी कारण। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि स्थल और जल 2 तरीके की बॉडी हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, तो उसी से हम समझते हैं। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वो स्थल वाली बॉडी और जल वाली बॉडी दोनों जगह पहुंचेगा। ठीक है, मान लीजिए जल वाला क्षेत्र है और स्थल वाला क्षेत्र है, तो दोनों जगह सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा।
स्थल वाले क्षेत्र की अगर आप बात करें, मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं, समझेंगे कि पेड़ पौधे कैसे वर्षा कराने में सहायक है, वो भी बात करेंगे। देखिए जलवाष्प की अगर आप बात करें तो जलवाष्प को हम बोलते हैं पृथ्वी का कंबल। जलवाष्प को पृथ्वी का कंबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखने में सहायक है। ये पृथ्वी की ऊष्मा को बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। तो कैसे सहायक है, ठीक है। उसके अलावा जलवाष्प क्या करता है, वर्षा भी कराता है, इससे वर्षा होती है, ठीक है। समझते हैं कैसे। सूर्य की किरणें देखिए जब पड़ती हैं तो जल वाली बॉडी पे जब भी हमारी पड़ती हैं, महासागरों या सागरों पे जब पड़ती हैं, तो यहाँ से वेपराइजेशन होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से जलवाष्प ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे उठकर ऊपर पहुंचेगी, और वायुमंडल में ऊपर पहुंचने के बाद जलवाष्प चूंकि अभी उसका तापमान अधिक है, ऊपर जाकर के वो ठंडी होगी। पहले जलवाष्प ठंडी होगी, और ठंडी होने के बाद संघनन का प्रोसेस होगा। यानी कि संघनन, जब जलवाष्प ऊपर जाकर के ठंडी होती है और वर्षा की बूंदों में बदलती है, उसको संघनन कहते हैं। और जब वर्षा की बूंदों की भार अधिक हो जाता है तो वो इस तरीके से पृथ्वी पर गिरने लगती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्षा, ठीक है। जलवाष्प ठंडी होगी, संघनन होगा और वो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगेगी। तो ये प्रोसेस है कि जलवाष्प से कैसे वर्षा होती है। अब समझते हैं कि इसको पृथ्वी का कंबल क्यों कहते हैं। अच्छा एक चीज और समझिए, पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक कैसे हैं। आपने सुना होगा कि जहाँ पे पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होती है वह वर्षा अच्छी स्थिति में होती है। तो कैसे ये सहायक होते हैं, तो पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वो जमीन में गहराई तक होती हैं, और वो जड़ें क्या करेगी, जमीन से पानी को सोखेंगी, और वो पानी पेड़ की पत्तियों तक पहुंचेगा। और जब सूरज की किरणें पेड़ की पत्तियों पर जाकर गिरेंगी तो उससे वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की क्रिया होगी, और वो वाष्प या वो जलवाष्प आसमान में जाएगी, और उससे ठंडी होने से पहले बादलों का निर्माण होगा, ठंडी होगी, संघनन होगा, और वर्षा में सहायक रहेगी। तो ये तो तरीका था कि कैसे जलवाष्प और वर्षा कराने में सहायक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इसको पृथ्वी का कंबल बोलते हैं, उसकी बात को समझते हैं। तो ये जलवाष्प है, ठीक है। अब ये जलवाष्प दो तरीके से काम करती है। ये जलवाष्प जो है वो दो तरीके से काम करती है। मान लीजिए जलवाष्प यहाँ पे ये बादल के रूप में इकट्ठी रहती है, ठीक है, ठीक। तो ये दो तरीके से काम करती है। जो सूरज की किरण इसके ऊपर आके गिरेगी, ये उसको क्या करेगी, ये उसको परावर्तित कर देती है। जो सूर्य का अतिरिक्त ताप होता है उसको परावर्तित करने का काम करती है, और जो सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंच जाता है तो इससे क्या होगा, इससे जल वाली बॉडी गर्म होगी। अब सूरज का ताप दिन में तो पृथ्वी पर आता है, ठीक है, दिन में तो पृथ्वी पर आता है, और शाम के समय वो यहाँ से वापस चला जाता है, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन या पार्थिव विकिरण। दिन में पृथ्वी गर्म होती है, रात को अपनी गर्माहट छोड़ देती है, ठीक है। मैंने बताया था कल के लेक्चर में ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर के, ठीक है। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस इफेक्ट में उत्तरदायी है। तो क्या कि जल वाली बॉडी जब गर्म है तो शाम को जब ये अपना रेडिएशन छोड़ेगी, पार्थिव विकिरण या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन छोड़ेगी, तो ये बादल उसको रोक देंगे, उसको बाहर नहीं जाने देंगे, बल्कि पृथ्वी पर ही रोक देंगे। तो इससे पृथ्वी की गर्माहट बनी रहती है। अगर पृथ्वी पे जल वाली बॉडी ना होती तो पृथ्वी की गर्माहट बनी रहे, मतलब उस तरीके से नहीं बनी रहती, ठीक है। यानी कि पृथ्वी शाम के समय हो सकता है इसका तापमान और कम हो जाता, ठीक है, हो सकता है हो ही जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ना तो ये अतिरिक्त गर्मी को अंदर आने दे रही है, और ना ही ये जो गर्मी पृथ्वी पर है उसको बाहर जाने दे रही है। तो कंबल वाला इफेक्ट दे रही है, तो इसी कारण इसको क्या बोल देते हैं, पृथ्वी का कंबल भी बोल देते हैं। तो ये तो रही जलवाष्प की प्रॉपर्टी, किस तरीके से ये वर्षा कराने में सहायक है या कैसे पृथ्वी की गर्माहट को बनाए रखती है। चलिए, तो ये थी जलवाष्प की बात। अब हम आगे चलते हैं, धूल के कणों के इफेक्ट को देखते हैं कि वो वायुमंडल में किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, अब धूल के कण या डस्ट पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं, वो क्या क्या प्रभाव आपके वायुमंडल में डालते हैं, समझते हैं उसको, ठीक है। धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स। धूल कण क्या काम करते हैं, देखिए, धूल कण वायुमंडल में जो उपस्थित रहते हैं तो इनकी एक प्रॉपर्टी तो ये है, ये आर्द्रता ग्राही होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि जलवाष्प को आकर्षित करते हैं, जलवाष्प को आकर्षित करते हैं, और जलवाष्प को
मीडियम प्रदान करते हैं, जलवाष्प को माध्यम प्रदान करते हैं, माध्यम प्रदान करते हैं, जलवाष्प को वायुमंडल में रुकने का माध्यम, जलवाष्प को वायुमंडल में रुकने का माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। जलवाष्प को वायुमंडल में रुकने का माध्यम प्रदान करते हैं। मान लीजिए जल वाली बॉडी है कोई, ठीक है, सूरज की किरणें जब इस पर पड़ेंगी, ये सूर्य है, ठीक है, तो यहां से वही वेपराइजेशन होगा इस तरीके से, और जो जलवाष्प है वो इन धूल कणों के आसपास जाकर के ऐसे इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है, और इस जलवाष्प के इकट्ठे होने से क्या बनते हैं, बादलों का निर्माण होता है। ये जलवाष्प धूल के कणों के चारों तरफ जाकर इकट्ठी होती है और उससे बादलों का निर्माण होता है, और बादलों में वही ठंडा होकर के संघनन की प्रोसेस होती है। जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ती है, ठंडा होकर के संघनन होता है, जब वर्षा की बूंदों का भार बढ़ता है तो फिर क्या हो जाएगा, वर्षा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो धूल के कण क्या है, आर्द्रताग्राही होते हैं और जलवाष्प को आकर्षित करते हैं, ठीक है, और वर्षा कराने में सहायक होते हैं ये भी। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने देखी धूल के कणों के बारे में। धूल के कणों की और भी प्रॉपर्टी है, जैसे ये सूर्य के अतिरिक्त विकिरण को, अतिरिक्त विकिरण होता है सूर्य का, उसको पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, पृथ्वी पर आने से रोकते हैं, आने से रोकते हैं। समझते हैं कैसे रोकते हैं, चलिए। ठीक है, और उसके अलावा आपने एक और इफेक्ट देखा होगा कि सूरज देखिए बाहर चमकता है, परंतु उसका प्रकाश एक बंद कमरे में भी आ जाता है, खिड़की से आ जाए या किसी भी तरीके से अंदर रोशनी आती रहती है, तो वो क्या इफेक्ट होता है। देखिए मान लीजिए धूल के कण है, ये डस्ट पार्टिकल है, ठीक, तो अब क्या होगा कि मान लीजिए अर्थ है, अब सूर्य का प्रकाश जब आता है, सूर्य का प्रकाश एक बड़ी मात्रा में पृथ्वी की तरफ आता है, परंतु सारा का सारा प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, सारा का सारा प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाता, तो वो क्या कारण है। ठीक, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कोई नहीं, बैटरी ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश, आप ध्यान रखना बंद ना हो, ठीक है, सूर्य का प्रकाश क्या होगा, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, तो क्या होगा देखिए कैसे, मतलब सारा का सारा पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, एक बड़ी अमाउंट जो होती है सूर्य के प्रकाश की वो बादलों के द्वारा, धूल कणों के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो कैसे होता है वो समझते हैं। सूर्य का प्रकाश जब डस्ट पार्टिकल्स पे पड़ता है तो वो उसको अंतरिक्ष की तरफ परावर्तित कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, बट एक और काम भी ये करते हैं, सूर्य का प्रकाश जब धूल के कणों पे पड़ता है तो वो उसको इस तरीके से फैला देते हैं, ठीक है, मोड़ देते हैं इधर उधर। तो क्या होता है देखिए, बाहर सूरज की रोशनी आई और धूल के कणों से टकराकर वो इधर उधर मुड़ती है और कमरे तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो प्रकाश को फैलाने का काम भी क्या करते हैं, धूल के कण कर देते हैं। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं, वो काम भी धूल के कण करते हैं। तो ये भी धूल कणों की वजह से ही है। अगर किसी ग्रह पर या स्पेस में कोई पिंड है जिसके ऊपर धूल के कण नहीं होंगे तो ये वाली प्रोसेस भी नहीं हो पाएगी, और अगर जलवाष्प है और धूल के कण उसके वायुमंडल में नहीं है तो वहां पे भी क्या होगा कि वर्षा वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए तो समझते हैं आगे। तो ये तो था धूल के कण की प्रॉपर्टी। अब चलिए, अब हम बात करते हैं हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो वायुमंडल है उसकी संरचना कैसी है वो समझ लेते हैं। वायुमंडल की संरचना, तो वायुमंडल की संरचना में आपने पढ़ा होगा, वायुमंडल के अंदर हम लोगों ने 5 परतें मानी हैं। ठीक है, और वायुमंडल की अधिकतम हाइट 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। हालांकि इसके बाद भी वायुमंडल होता है पर वो विरल हो जाता है। ठीक है, और ऊपर जाकर के अंतरिक्ष में मिल जाता है। ठीक, तो 5 परतें हैं। ठीक है, परतें कैसे मानी गई, केवल कंसीडर है विद्वानों के द्वारा। ये जो गैसें हैं, गैसों की उपस्थिति के आधार पर या उनके घनत्व में कमी जहां जहां पे आती है उसी के आधार पर हम लोगों ने परतों को डिसाइड किया है। ठीक है, तो 5 परतें समझते हैं कैसी हैं। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि हमारा चित्र आसानी से बन सके। ठीक है, अब एक कॉलम ले लेते हैं। ठीक है, हम एक कॉलम ले लेते हैं, वायुमंडल का कॉलम है।
ये हमारा पृथ्वी है। यहाँ पे 2-3 बातों को समझेंगे जो बहुत काम की है हमारे लिए। हालांकि आप लोगों ने बस पहले वायुमंडल का चैप्टर पढ़ा होगा, पर शायद आपने उन चीजों पर गौर ना किया हो। 5 परतें समझते हैं किस तरीके से होती हैं। पहली परत जो है वो कुछ इस तरीके से है, उसको नाम दिया गया है क्षोभमंडल, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। हाइट है इधर 8 किलोमीटर, ये है ध्रुवों पर यानी कि पोल्स पर, और 18 किलोमीटर की हाइट है, यानी कि 18 किलोमीटर तक मिलती है कहाँ पे, विषुवत रेखा, या इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर इसकी हाइट ज्यादा और ध्रुवों पर कम होती है। ठीक, उसके बाद सेकंड वाला जो है इसको बोलते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, उसके बाद ये वाला आता है मध्य मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल, मध्य मंडल। उसके बाद आयन मंडल, आयन मंडल, और सबसे ऊपर है बाह्य मंडल, या इसको बोलते हैं बाह्य मंडल। हाइट इसकी 50 किलोमीटर तक मानी गई है, 50 किलोमीटर। इसकी 80 किलोमीटर तक है, मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक, और आयन मंडल 640 किलोमीटर तक है, 640 किलोमीटर तक है। ऊपर फिर ये 10,000 किलोमीटर तक मानते हैं, कुछ किताब इसको 32,000 किलोमीटर से ज्यादा तक मान लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक चलिए, तो ये तो है परतें। ठीक है, अब हमें इनमें समझना क्या है। पहली बात देखिए, यहाँ पे 2-3 कंफ्यूजन है। एक तो सारी परतों की ऊंचाई समान है छोड़ करके क्षोभमंडल को, इसको समझेंगे ऐसा क्यों होता है। और दूसरी चीज देखिए, सूरज से अगर आप मांगे हमारे लिए उष्मा का साधन या गर्माहट का साधन सूरज है, तो सूरज की तरफ जाने पर गर्माहट बढ़नी चाहिए। बट जब हम पृथ्वी से ऊंचाई पे जाते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, तो वहां गर्माहट बढ़ने की जगह आप देखते हैं बर्फ मिलती है, गर्माहट घटती है। तो ऐसा क्यों होता है? हालांकि सूरज की तरफ जा रहे हैं, गर्माहट बढ़नी चाहिए। तो इन दोनों चीजों को समझते हुए हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, काफी कुछ है अभी इस चैप्टर में। आज वीडियो यहीं पे रोक रहा हूँ, काफी सारी समस्याएं, एक तो लंबी वीडियो अपलोड नहीं होती, दूसरा लाइट प्रॉब्लम भी रहती है। ठीक है, तो आज यहीं पे इसको रोक लेते हैं। थर्ड पार्ट में मैं इसको पक्का कंप्लीट कर दूंगा। और लंबा इसलिए है क्योंकि कंटेंट ज्यादा है, थोड़ी चीजें पढ़ानी पड़ रही है, तो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी मिलते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप जो भी कोई समस्या आपको हो मुझे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाय बाय, मिलते हैं।